व्यापारिक कार्यालय के तीसरे चैप्टर में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि व्यापारिक कार्यालय के कार्य क्या हैं। साथ ही साथ हम लोग कार्यालय संगठन के अर्थ एवं उनके सिद्धांतों को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापारिक कार्यालय के कार्य। कार्यालय का मुख्य कार्य सूचनाओं का अभिलेखन, वर्गीकरण, उपयोग तथा संग्रहण करना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कार्यालय के कार्यों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला कार्य आवश्यक कार्य कहा जाता है, जबकि दूसरा कार्य विविध कार्य की श्रेणी में आता है। आवश्यक कार्यों में पहला कार्य पत्रों की प्राप्ति है। व्यापारिक कार्यालय का सबसे पहला कार्य पत्रों को प्राप्त करना है। यह पत्र चपरासी या डाक दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा आवश्यक कार्यों की श्रेणी में आता है बाहर जाने वाले पत्रों को तैयार करना। बाहर जाने वाले पत्र या तो किसी से प्राप्त किया गया उत्तर के जवाब में भेजा जाता है या कोई नया पत्र तैयार किया जाता है। अगला जो आवश्यक कार्यों का तीसरा है प्रतिलिपिकरण, जिसमें बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की आवश्यकता अनुसार एक या अधिक प्रतियां तैयार की जाती है और उसे भावी संदर्भ के लिए रखा जाता है। अगला जो आवश्यक कार्यों की श्रेणी में आता है उसे हम बहुप्रतिलिपिकरण के रूप में जानेंगे। कहता है कि एक ही पत्र की जब अनेक प्रतियां ली जाती है तो उसे हम लोग बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। आवश्यक कार्यों का पांचवा कार्य है नस्तीकरण या फाइलिंग। बाहर से प्राप्त होने वाले पत्रों तथा बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि भविष्य के संदर्भ के लिए रखने की क्रिया को हम लोग फाइलिंग या नस्तीकरण कहते हैं। अगला है अनुक्रमणिका तैयार करना, यानी उसे अच्छे से संभाल के रखना। बड़े व्यापारिक कार्यालयों में आने वाले या बाहर जाने वाले पत्रों को भविष्य के संदर्भ के लिए इस तरह से रखा जाता है ताकि उसे शीघ्रता से ढूंढा जा सके। अगला कार्य जो आवश्यक कार्य की श्रेणी में आता है वह है पत्रों का प्रेषण। पत्रों को बाहर भेजने की क्रिया को प्रेषण कहा जाता है। अब हम लोग विविध कार्य को देखेंगे, जो व्यापारिक कार्यालय का दूसरे श्रेणी का कार्य है, जिसमें पहला कार्य है व्यापारिक लेखे रखना। व्यापार में बहुत सारी प्राप्तियां और भुगतान निरंतर होते रहते हैं। एक व्यापारिक कार्यालय उसका हिसाब किताब रखता है और उसके निष्कर्षों को निकालता है। यह एक व्यापारिक कार्यालय का विविध कार्यों की श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है अभिलेखों को सुरक्षित रखना। व्यापारिक कार्यालय का यह भी कार्य है कि वह अपने अभिलेखों, सूचनाओं, पत्रों को सुरक्षित रखे ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उससे आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अगला विविध कार्य का तीसरा कार्य है नीति निर्धारण। व्यापारिक कार्यालय का यह भी कार्य है कि वह भविष्य के संदर्भ में नीतियों का निर्धारण करे ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला विविध कार्य का चौथा कार्य है प्रलेख तैयार करना, जिसमें व्यापार में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रलेखों को वह तैयार करता है। पांचवा कार्य विविध कार्य की श्रेणी का व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। कार्यालय का यह भी कार्य है कि सिर्फ उद्देश्यों का ही निर्धारण न हो, बल्कि इस तरह का सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसके लिए नियंत्रण की भूमिका अहम हो जाती है। अगला छठा कार्य है योजना एवं संयोजन। कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह किसी कार्य की योजना तैयार करे, साथ ही उसका संयोजन करे ताकि निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम लोग कार्यालय संगठन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्यालय संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द कार्यालय और दूसरा संगठन है।
कार्यालय से आशय उस स्थान से है जहां व्यवसाय से संबंधित व्यवस्था की जाती है, अर्थात जहां से व्यापार का निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है, सूचनाएं एवं अभिलेख तैयार किए जाते हैं तथा भविष्य के संदर्भ के लिए उसे सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्यालय संगठन कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन करने हेतु व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें कार्यालय के कार्यों को इस प्रकार से संयोजन किया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपना कार्य अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न कर सके। अब हम लोग कार्यालय संगठन के सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी बातें जिन पर विचार करने के उपरांत कार्यालय का संगठन खड़ा किया जाता है, उन्हें कार्यालय संगठन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यदि इन बातों का पालन किया जाए तो कार्यालय का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब कार्यालय संगठन के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत आता है उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य सिद्धांत का अभिप्राय है कि संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभागों और उपविभागों का निर्माण किया जाए ताकि कार्यालय संगठन की सफलता अवश्य सुनिश्चित की जा सके। अगला है समन्वय का सिद्धांत, जो दूसरा पॉइंट है। संस्था के विभिन्न विभागों और उपविभागों में समन्वय सरलता पूर्वक किया जा सके, इसके लिए समन्वय के सिद्धांतों का अनुकरण आवश्यक है। तीसरा है लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यालय का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें भावी आवश्यकता अनुसार सरलता पूर्वक परिवर्तन किया जा सके। लोच के सिद्धांत की विशेषता यह होती है कि भविष्य के दृष्टिकोण के अनुसार वह अपने सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकता है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सफलता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने नीतियों को वह बदल सकता है। इसे हम लोच का सिद्धांत कहते हैं। अगला चौथा है व्याख्या का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार और दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है जिसमें कार्यों का निष्पादन अच्छे ढंग से किया जा सके। आगे है निरंतरता का सिद्धांत। कार्यालय से संगठन की संरचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि कार्यालय अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। छठा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण के सिद्धांत के अनुसार कार्यालय के कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व विभिन्न कर्मचारियों की योग्यता और रुचि पर निर्भर करता है। आज के आधुनिक परिस्थिति में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के सिद्धांतों के आधार पर संस्था अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। अगला है संतुलन का सिद्धांत। विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसमें उनमें परस्पर टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो। अगला है संप्रेषण का सिद्धांत। कार्यालय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे विभिन्न सूचनाओं को शीघ्रता से एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को पहुंचाई जा सके। अगला है अधिकार का सिद्धांत। उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से पूरा करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। अगला 10वां पॉइंट है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार के साथ साथ कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का भी बोध होना चाहिए, तभी संस्था की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। अगला है आदेश की एकता के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को आदेश किसी एक अधिकारी से ही मिलने चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को एक ही समय में कई अधिकारियों से आदेश मिलते हैं तो वह किसी के आदेश का पालन ठीक से नहीं कर पाता है। धन्यवाद।